सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 6 अगस्त के करंट अफ़ेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ जहाँ पर भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के तहत परियोजनाओं का शुभारंभ करने जा रहा है। अब ये प्रोग्राम है क्या? तो ग्लोबल कैपेसिटी इनिशिएटिव है, जिसके लिए एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन देशों के लिए भारत जो है यूएन के साथ मिलकर ऐसा करने वाला है। अब भारत की तरफ से कौन-सी मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जिसके मंत्रालय को एस जयशंकर साहब सँभाल रहे हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब इस प्रोग्राम के तहत होगा क्या? तो इसमें 4 डिमांड ड्रिवन पायलट प्रोजेक्ट होंगे। कहाँ-कहाँ? एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन देशों में। अब यूनाइटेड नेशन की कौन-सी एजेंसीज़ इन्वॉल्व है? तो यहाँ पर इन्वॉल्व है डब्ल्यूएफपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनएफपीए और यूनेस्को। अब यहाँ पर ये एक्टिव रोल प्ले करेंगे और प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे जो अलाइन होगा एसडीजी के साथ यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ। जहाँ पर इंडिया जो है ट्रेनिंग कंपोनेंट को डिलीवर करेगा अपने आईटीईसी फ्रेमवर्क के साथ। जहाँ पर इंडिया की संस्थाएँ शामिल होंगी। अब आईटीसी है क्या? तो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक बायलैटरल प्रोग्राम है जहाँ पर भारत सरकार असिस्टेंस ऑफ़र करता है अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ को। अब इस प्रोग्राम को चालू किया गया था 15 सितंबर 1964 को भारत के द्वारा। अब इसमें जो 4 पायलट प्रोजेक्ट है वो कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहला है राइस फोर्टिफिकेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो नेपाल में दिया जाएगा डब्ल्यूएफपी यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत। अब ये राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है? तो राइस फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें राइस में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 को, ताकि उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया जा सके। वहीं डिजिटल हेल्थ प्लेटफ़ॉर्म जाम्बिया और लाओस के लिए चलाया जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। वहीं सेंसस प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग चलाया जाएगा बारबाडोस में, बेलिजे में, सेंट किटिस एंड नेविस में, सूरीनाम में, त्रिनिदाद और टोबागो में यूएनएफपीए की सहायता से। वहीं वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम साउथ सूडान में दिया जाएगा, जो यूनेस्को के द्वारा दिया जाएगा। वहीं ट्रेनिंग को शेड्यूल किया गया है सितंबर 2025 से। अब जो इनिशिएटिव अलाइन है वो एसडीजी 17 के साथ अलाइन है, जहाँ पर साउथ-साउथ कोऑपरेशन पे एम्फसाइज़ किया जाएगा, जहाँ पर नॉलेज का शेयरिंग होगा और साथ ही साथ इंडिया की जो इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी इन सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। अब आइए जो आपने पढ़ा है उसके बाद हम इन इंस्टीट्यूशन के बारे में भी जान लेते हैं। व डब्ल्यूएफपी यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसका फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम, इटली में है। वहीं यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सिंडी मकैन, याद रखिएगा। इस संस्था को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2020 में। वहीं अगर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को किया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क सिटी में है। वहीं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर का नाम इम्पोर्टेंट है अकीम स्टीनर, याद रखिएगा इनका नाम इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जिसका फॉर्मेशन 1969 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। यहाँ के हेड हैं नटालिया कानेम। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनेस्को का फुल फॉर्म। अब ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो प्रमोट करता है वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी। किसके साथ? तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाकर एजुकेशन, आर्ट, साइंस और कल्चर में। अब इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के फ्रांस में। हेड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है डीजी का, ऑड्रे अजौले। कई बार एग्ज़ाम में सवाल आपसे पूछा गया है। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लीजिए, तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है न्यूयॉर्क में। वहीं यहाँ पर 193 मेंबर स्टेट हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। अब सेक्रेटरी जनरल का नाम यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है जिनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। अब इसकी स्थापना आप याद रखिएगा, मैंने कई बार आपको समझा रखा है कि साइन किया गया था 26 जून 1945 को और जो चार्टर लागू हुआ था 24 अक्टूबर 1945 से। अब एसडीजी की बात करें तो एसडीजी एस्टैब्लिश किया गया था 2015 में 17 गोल के साथ जो पूरे मेंबर स्टेट हैं 2030 तक उसको अचीव करना है। चलिए अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल कितने हैं? तो 17 है। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर एसडीजी न्यूज़ में है वो है एसडीजी 17।
तो इम्पोर्टेंट है, कुछ दिन पहले मैंने एसडीजी 16 के बारे में भी बोला था, तो अब आप 16 और 17 दोनों को याद कर लीजिएगा, जहाँ पर 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल बताता है और 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता है। वहीं अगर लाइफ बिलो वाटर की बात करें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी एसडीजी 14 है। क्लाइमेट एक्शन एसडीजी 13 है और पहले से लेके 5वें तक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर एसडीजी 1 नो पॉवर्टी को बताता है, ज़ीरो हंगर को एसडीजी 2 बताता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग को एसडीजी 3 बताता है, क्वालिटी एजुकेशन एसडीजी 4 और 5वां है आपका जेंडर इक्वलिटी से संबंधित। अब आइए इस न्यूज़ को ख़त्म करें, उससे पहले आपको ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द फर्स्ट फेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंडिया ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया इन अगस्त 2025। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ए, इट इंक्लूड्स अ राइस फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट इन नेपाल इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म फॉर जाम्बिया एंड लाओस विथ UNDP census preparedness training in 5 Caribbean countries with UNFPA, वोकेशनल ट्रेनिंग इन द साउथ सूडान विथ यूनेस्को थ्रू इंडिया का ITEC प्रोग्राम के तहत। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर हांगकांग से संबंधित है। सबसे पहले हांगकांग के बारे में जान लीजिए। तो हांगकांग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना का। ठीक है? ये बात याद रखेंगे, ये एक सेपरेट कंट्री नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं। अब हांगकांग की करेंसी है हांगकांग डॉलर, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। अब हुआ क्या है ये जान लीजिए। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको बता दें, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो डिज़ाइन किया गया है कि वो वर्क करे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, और ये रिलायंट नहीं होता है किसी सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर। तो अब इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ऐसा माना जाता है कि सातोशी नाकामोटो जो है, जो जापान के रहने वाले थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। ना ही इस पर किसी बैंक का कंट्रोल होता है, ना ही इस पर किसी सरकार का कंट्रोल होता है। तो अब हुआ क्या है समझ लीजिए। अब हांगकांग जो है रेगुलेट कर रहा है और लाइसेंस करने वाला है स्टेबल कॉइन को। अब ऐसा क्यों करना चाहता है? तो वो अपने मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सेफगार्ड करना चाहता है। साथ ही साथ कंज्यूमर और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। फाइनेंशियल क्राइम और मनी लॉन्ड्री से प्रिवेंट करेगा ये कानून। अब अगर चौथे पॉइंट्स की बात करें, तो ये मूव जो है हांगकांग का, ये जो है कॉम्पिटिटिव डिजिटल एसेट हब बनाएगा हांगकांग को, ताकि फिनटेक इनोवेशन को बैलेंस किया जा सके। तो ये था चौथा पॉइंट। अब आपको समझा दें कि स्ट्रेटेजिक गोल बिहाइंड द रेज़िम क्या है। तो ये ग्लोबल नॉर्म्स के साथ अलाइन करेगा, जैसे ईयू और एफएटीएफ रिकमेंडेशन देता है कि जो फ्रेमवर्क है एम्फसाइज़ करता है रिस्क बेस्ड सुपरविज़न को और यूज़र को प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह से एस्टैब्लिश करना चाहता है हांगकांग अपने आप को क्रिप्टो हब के फॉर्म में, लेकिन उस पर पूरी तरह से कंट्रोल होगा हांगकांग के एडमिनिस्ट्रेशन का। उसी तरह से ये इनकरेज करेगा रिस्पांसिबल इनोवेशन को, बिल्कुल सही है ये। अब आइए, अगर आपने इस ध्यान से लेक्चर को सुना है तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए। बोलता है कि जो स्टेबल कॉइन लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है हांगकांग के द्वारा 2025 में, उससे संबंधित कौन-सी बातें सही है? तो रेगुलेशन मैंडेट करता है ओनली लाइसेंस्ड स्टेबल कॉइन यूज़र को जो ऑफ़र करेगा स्टेबल कॉइन टू द पब्लिक इन हांगकांग, बिल्कुल सही जवाब है। जो न्यू फ्रेमवर्क है वो अलाउ करेगा स्टेबल कॉइन यूज़र को मेंटेन करे पार्शियल रिज़र्व, नहीं भाई 100% रिज़र्व करना पड़ेगा, यानी ये गलत हो गया। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेगुलेशन है इंक्लूड करता है एनहांसिंग मॉनेटरी सोवरेनिटी और अलाइनिंग विद द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, बिल्कुल ईयू नॉर्म्स के साथ अलाइन करना चाहता है हांगकांग, अपने आप को ईयू की तरह देखना चाहता है। उसी तरह चौथा, द लॉ अप्लाइज टू ऑल द क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम, नहीं ये बिल्कुल गलत जवाब है। बिटकॉइन और इथेरियम इस पर किसी का जोर नहीं है। वो क्या है? तो वो एक क्रिप्टो करेंसी है। याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी के एग्ज़ाम्पल्स बताइए, तो बिटकॉइन और इथेरियम यहाँ शानदार एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। यानी इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर इंडिया ने इमर्ज किया है वर्ल्ड का 5वां बिगेस्ट एविएशन मार्केट। और कौन-सा सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट का पेयर है, तो ये आपको याद रखना है। अब मुंबई-दिल्ली सवाल यही बनेगा। अब ये रिलीज़ किसके द्वारा किया गया है? तो IATA के द्वारा रिलीज़ किया गया है। अब IATA क्या है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, याद रखिएगा। अब देख लीजिए, इंडिया हैंडल करता है 241 मिलियन एयर पैसेंजर को 2024 में, जिस कारण से भारत को ये 5वां स्थान दिया गया है। अब ये दिखाता क्या है? तो 11.1% का ग्रोथ दिखाता है 2023 के कंपेयर में, यानी कि 2023 में 211 मिलियन पैसेंजर को भारत ने हैंडल किया था।
अब 2024 में 241 मिलियन हो गया है। तो ये जो बढ़ोतरी है, ये 11.1% की बढ़ोतरी है। अब इंडिया ने किसको ओवरटेक कर लिया है? तो जापान को ओवरटेक कर लिया है ग्लोबल रैंकिंग में। जहाँ पर भारत जो है पहला स्थान पर कौन है? तो चाइना है, यूएस है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर यूके है और चौथे स्थान पर स्पेन है और 5वें स्थान पर भारत आ गया है। अब जो मुंबई-दिल्ली एयर रूट है, उसे 7वाँ बिज़ीएस्ट रूट बताया गया है पूरे दुनिया में, जहाँ पर कि 5.9 मिलियन पैसेंजर्स का आना-जाना होता है। तो ये करंट अफ़ेयर थी, इससे संबंधित बातें। अब इंडिया का पहला फीफा टैलेंट अकेडमी गर्ल्स के लिए लॉन्च कर दिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये वुमेन से संबंधित है। तो एआईएफएफ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और फीफा का फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बता रखा है, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो याद रखिएगा और मैंने आपको बता दिया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब इसके बारे में भी जान लीजिए, इसका फाउंडेशन 23 जून 1937 को रखा गया था, वहीं इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट हैं इसके कल्याण चौबे साहब, याद रखिएगा यही इम्पोर्टेंट है। अब फीफा का फाउंडेशन 21 मई 1904 को किया गया था और इसके फाउंडर भी का भी नाम इम्पोर्टेंट है, जो है रॉबर्ट ग्यूरिन। अब इसका फाउंडेशन पेरिस, फ्रांस में किया गया था, लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर ज़्यूरिख के स्विट्ज़रलैंड में है। वहीं जहाँ के सेक्रेटरी जनरल है माटियास ग्रास स्टॉर्म, याद रखिएगा ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हुआ क्या है तो एआईएफएफ और फीफा ने मिलकर लॉन्च किया है इंडिया का पहला फीफा टैलेंट अकेडमी गर्ल्स के लिए। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो गच्चीबौली स्टेडियम कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, तेलंगाना में। वहीं इसको तेलंगाना स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च किया गया, जहाँ पर ये एमओयू साइन किया गया। अब ये पार्ट है किसका? तो फीफा टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम का। अब इससे क्या होगा? तो वुमेन्स फुटबॉल को इंडिया में बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा, जिससे भारत की महिलाएँ भी वर्ल्ड स्तर की फुटबॉलर बन पाएँगी। आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर पतालपानी कालाकुंड लाइन जो मध्य प्रदेश में स्थित है, अब ये न्यूज़ में आ गया है। अब यहाँ पर हेरिटेज ट्रेन को दोबारा से शुरुआत किया जाएगा। अब ये 9.5 किलोमीटर मीटर गेज पर ये चलेगा। तो आपको गेज भी समझाएँगे कि कितने प्रकार के गेज होते हैं। तो प आपको याद रखना है पातालपानी कालाकुंड लाइन। अब ये ओरिजिनली पार्ट था होलकर स्टेट रेलवे का, जिसको मर्ज कर दिया गया था राजपूताना मालवा रेलवे के द्वारा 1881-82 में। अब हेरिटेज ट्रेन एक तरह का ओल्ड ट्रेन होता है, जहाँ पर हिस्टोरिकल रेलवे सीन को दर्शाया जाता है। क्या कुछ और एग्ज़ाम्पल्स हैं इंडिया में? बिल्कुल हैं। दार्जिलिंग रेलवे है, कालका शिमला रेलवे है, उसी तरह से नीलगिरी माउंटेन रेलवे है। तो ये मध्य प्रदेश का पातालपानी कालाकुंड लाइन अब याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर की आबादी यहीं पर है। अब आपको 58वां टाइगर रिज़र्व की बात करें तो जो लेटेस्ट टाइगर रिज़र्व है वो माधव टाइगर रिज़र्व है, यानी 58 मैंने जैसा आपको बताया। अब उसी तरह से मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 11 नेशनल पार्क है, जिसमें से कौन-सा इम्पोर्टेंट है? तो कान्हा इम्पोर्टेंट है, बांधवगढ़ इम्पोर्टेंट है, पेंच इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा इम्पोर्टेंट क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने टाइगर पॉपुलेशन को कंज़र्व करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं अगर कैपिटल की बात करें मध्य प्रदेश की तो भोपाल है, वहीं यहाँ का लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। गवर्नर हैं यहाँ के मंगूभाई पटेल और चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं राजेंद्र शुक्ला। ये आपके स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वहीं अगर भारतीय रेलवे की बात करें तो आपको याद रखना है 16 अप्रैल 1853 में इंडियन रेलवे की शुरुआत की गई थी। डलहौजी के समय पर स्टार्ट किया गया था। अब सतीश कुमार जो चेयरमैन और सीईओ हैं इंडियन रेलवे के, ये भी बात आप याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन सँभाल रहे हैं? तो अश्विनी वैष्णव साहब सँभाल रहे हैं। तो ये करंट अफ़ेयर से संबंधित इतनी बातें आप ज़रूर याद रखिएगा। साथ ही साथ अब गेजेज़ के बारे में भी जान लीजिए। तो भारत में टोटल अब सबसे पहला जो गेज है आपका, वो होता है ब्रॉड गेज। अब ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है, यानी 2 ट्रैक्स के बीच की चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर होता है ये 1676 एमएम होता है। अब उसी तरह से यहाँ पर आपको मीटर गेज की बात की गई है। तो मीटर गेज में अगर चौड़ाई की बात की जाए, तो ये होता है आपका 1000 एमएम, यानी कि 2 ट्रैक्स की बीच की जो चौड़ाई होती है, वो होती है 1000 एमएम। उसी तरह से अगर नैरो गेज की बात करें, तो नैरो गेज की बात करें तो यहाँ पर 762 एमएम होता है और आपके पास एक लास्ट होता है जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड गेज। अब स्टैंडर्ड गेज की बीच की जो चौड़ाई होती है वो होती है
35 एमएम। तो ये भी आपसे कई बार सवाल बना हुआ है, इन चारों पर कभी ना कभी आपसे सवाल बन जाता है। तो इस न्यूज़ से संबंधित इतनी बातें अब आपको याद रखनी है। अब आइए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में जान लीजिए, जिसने आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन चालू किया है ताकि सीमलेस और इंक्लूसिव डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा सके। अब इसे यूआईडीएआई फ्रेमवर्क के तहत चालू किया गया है ताकि सिक्योरिटी और इंक्लूसिविटी को बूस्ट किया जा सके। अब इससे होगा क्या कि ये इनेबल करता है फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड ट्रांज़िशन को, यानी कि आप एटीएम में जाते हैं, आप पिन को डालते हैं, अब उसके जगह पर आप सीधा खड़े हो जाएँगे और आपका फ़ोटो के थ्रू यानी फ़ेस के फ़ेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट और ओटीपी का मामला खत्म हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा किसको होगा? तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे दिव्यांग भाईजन लोग के लिए फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जो एल्डरली हैं, पीपल हैं, उनको भी इससे फ़ायदा होगा। अब आईपीपीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका फाउंडेशन 30 जनवरी 2017 को रखा गया था, वहीं इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। विनीत पांडे सर का नाम याद रखिएगा, ये हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के। बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर कि एक किताब न्यूज़ में आ गया है, द राइज़ ऑफ द हिटमैन। अब इसको लिखा किसके द्वारा गया है? तो आर कौशिक के द्वारा लिखा गया है। द राइज़ ऑफ हिटमैन रिटन बाय आर कौशिक। अब आईसीसी न्यूज़ में है, यानी कि अब आईसीसी से संबंधित बारे में जान लीजिए क्योंकि क्रिकेट का न्यूज़ है। तो आईसीसी, जिसे पुराने ज़माने में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहा जाता था 1965 तक, 1965 के बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहा जाता है और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका दुबई, यूएई। याद रखिएगा, लंदन, इंग्लैंड 1909 से लेके 2005 तक था। अब क्या है? तो अब यूनाइटेड अरब अमीरात है। 87 तक ही ये इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। अब क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अब इसको कहा जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। जैसा चेयरमैन है, ज़ाहिर-सी बात है, और डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा है, कोई नहीं पूछने वाला है आपको बाकी की चीज़ों को। अब बीसीसीआई के बारे में भी जान लीजिए। तो बीसीसीआई का फाउंडेशन 1928 में रखा गया था। बीसीसीआई का फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके प्रेज़िडेंट रॉजर बिन्नी है, मैंने आपको याद करा दिया है अब इसे। साथ ही साथ आपको आईपीएल के चेयरमैन का नाम याद रखना है, अरुण धूमल साहब का नाम, क्योंकि आईपीएल न्यूज़ में था। कौन जीता था? तो आरसीबी जीता था। किसको हरा दिया था? तो किंग्स इलेवन पंजाब को हराया था। चलिए, अब एक और न्यूज़ संबंधित है जहाँ पर साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा दिया है डब्ल्यूसीएल में। डब्ल्यूसीएल क्या है? तो डब्ल्यूसीएल है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड, जो फाइनल मैच खेला गया था एडग्बास्टन बिरमिंघम में खेला गया था। बिरमिंघम कहाँ है? बर्मिंघम कहाँ पर है? तो ये आपका इंग्लैंड में है। तो डब्ल्यूसीएल में कौन जीता है? तो साउथ अफ्रीका जीत गया है। किसको हराकर जीता है? पाकिस्तान को। क्या भारत इसमें शामिल नहीं था? तो शामिल था, भारत के भी लीजेंड खेल गए थे, लेकिन वो सेमीफ़ाइनल में हार गए पाकिस्तान से। अब आइए बढ़ते हैं अगली किताब पर। तो अगला किताब है द कंसाइंस नेटवर्क, ए क्रोनाइल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टुवर्ड डिक्टेटरशिप। अब इसे लिखा कौन है? तो इसे लिखा गया है सुगाता श्रीनिवास राजू के द्वारा। याद रखिएगा, द कंसाइंस नेटवर्क, ए क्रोनाइल ऑफ रेजिस्टेंस टुवर्ड डिक्टेटरशिप, रिटन बाय सुगाता श्रीनिवास राजू। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर टीएन मनोहरन, जो आईडीबीआई के चेयरमैन थे और पद्मश्री अवार्डी भी थे, अब इनका निधन हो गया है। यानी ये ऑबिचुअरी सेक्शन से ही आपका न्यूज़ है, जो आपको याद रखना है नाम, टीएन मनोहरन साहब। अब आइए जान लेते हैं लैंडो नॉरिस के बारे में। तो लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीत लिया है। अब ये कहाँ हो रहा था? तो ये हो रहा था आपको बुडापेस्ट में। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने पहला चेस ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जीत लिया है। ध्यान से समझिएगा, ये स्पोर्ट्स नहीं है, ये ई-स्पोर्ट्स है। ई-स्पोर्ट्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली स्पोर्ट्स। अब ये टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियाद, सऊदी अरबिया में इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था और मैग्नस कार्लसन पहले ही चैंपियन बन चुके हैं। अब ई-स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? ये डिजिटली खेला जाता है। बस इतना ही याद रखिएगा। जैसे आप ग्राउंड में फिज़िकली खेलते हैं या फिर चेस 2 व्यक्ति बैठकर खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब ये बिल्कुल वीडियो गेम या फिर डिजिटल के मदद से ये खेला जाता है ई-स्पोर्ट्स। अब बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर इंडिया ने रैकेटलॉन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप चैलेंजर कप जीत लिया है। किसके अंडर में? तो विक्रमादित्य चोपड़ा के अंडर में। मैंने आपको बताया था कि ये एक सिल्वर मेडलिस्ट थे जो 2022 में जीते थे। अब रैकेटलॉन चैंपियनशिप हुआ कहाँ था? तो रोटरडैम नीदरलैंड में। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। अब यहाँ पर भारत ने जीत लिया है। अब रैकेटलॉन
चैंपियनशिप का मतलब क्या है? तो रैकेट से संबंधित जितने भी गेम्स होते हैं, जैसे कि टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश और टेनिस, इनको मिला के कहा जाता है रैकेटलॉन चैंपियनशिप, जहाँ पर भारत ने जीत लिया है इसको। तो याद रखिएगा। और किसको हराकर जीता है? तो डेनमार्क को हराकर जीता है। ये इम्पोर्टेंट तो नहीं होगा, बस आप याद रखिएगा विक्रमादित्य चोपड़ा का नाम और रैकेटलॉन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। तो ये थे करंट अफ़ेयर 6 अगस्त को, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण था। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कल सुबह। धन्यवाद।